नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मानहानि से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जब भी किसी शख्स के मान सम्मान को लेकर आरोप लगाकर या सरेआम उसका अपमान कर ठेस पहुंचाई जाती है, तो ऐसे मामले में मानहानि का मामला बन सकता है। शर्त यह है कि ऐसी घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो। और जब भी कोई शख्स ऐसी टिप्पणी करे जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, तो ये टिप्पणी मानहानि के दायरे में आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि टिप्पणी या तो मौखिक हो या फिर लिखित। अगर मौखिक तौर पर किसी के खिलाफ टिप्पणी हुई है तो ये टिप्पणी किसी के सामने होनी चाहिए, लेकिन किसी शख्स के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किसी अखबार के जरिए प्रकाशित की जाती है या फिर मीडिया के दूसरे माध्यम से उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो उस सूरत में भी वो मानहानि का मामला बन सकता है। आपराधिक मानहानि का मामला आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल करता है और ये आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के गुहार लगाता है। शिकायत के सबूत और साथ ही बयान से अगर अंदर जो अदालत है संतुष्ट हो जाए, तो ये आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी करता है और फिर केस चलता है। तो ये तो बुनियादी जानकारी थी जो हमने आपको दी है, लेकिन मानहानि से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला जी। कौस्तुभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि मानहानि से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर हम आपको बता देते हैं 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636, यानी कि 7065013841 और 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और यहाँ पर मानहानि से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप यहाँ पर फोन करके बाकायदा पूछ सकते हैं। कौस्तुभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जो मानहानि के कानूनी परिभाषा होती है, मानहानि को अगर कानूनी तरीके से समझा जाए तो इसकी सही डेफिनेशन क्या है? मैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ इस चैनल जी आप आपने हमें आमंत्रित किया। और आपने जो काफी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मानहानि के बेसिक दो तरीके के आपके होते हैं हमेशा। बेसिकली एक रेमेडी होती है और एक रेमेडी होती है क्रिमिनल रेमेडी। आप अगर अपनी रेमेडी क्रिमिनल में परस्यू करना चाहते हैं तो 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 इसमें प्रॉपर जो सेक्शन 499 है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के पैरामीटर्स हैं। अब उस पैरामीटर के इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स क्या है? उस पैरामीटर के इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स आपने जैसे इससे पहले पूछा कि देयर हैज टू बी अ वर्ड और वो शब्द वो चाहे पिक्टोरियल वे में हो, वो चाहे इसको कार्टून वे में हो या इसको लेस हो या इत्यादि, और वो पर्टिकुलर वर्ड हैज टू बी पब्लिश, उसका प्रॉपर पब्लिकेशन होना चाहिए। इसके पहले तो एक मात्र न्यूज पेपर वगैरह ही जरिया हुआ करते थे। अब तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी लोग पब्लिश करते हैं और उसकी वजह से आजकल चीजें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। और जो व्यक्ति पब्लिश करता है उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ होना चाहिए या उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो पब्लिकेशन होने जा रहा है वो सामने वाले की डेफिनेशन को डेफिनेटली जो है उसको बेसिकली हार्म करेगा। और ये सब पहलू को मीट आउट करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में स्पेसिफाई है कि वो जो पर्टिकुलर एलिगेशन है वो जो किस लेवल का आदमी लगाता है या भी किस लेवल के आदमी से लगाई जाती है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है। और ऐसे बहुत सारे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जो कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट के जजमेंट में
अगर अगर इसके कुछ इम्पोर्टेंट अगर टेक्निकल चीज की बात की जाए जी। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें एक बेसिक टेस्ट होता है कि जो है वो टेस्ट कॉमन मैन टेस्ट हम्म। कि एक तो बेसिकली अगर मैं कोई शब्द कह रहा हूँ या मैं एक पर्टिकुलर कार्टून मैं पब्लिश कर रहा हूँ या मैं इसको सोशल मीडिया में पोस्ट पब्लिश कर रहा हूँ तो उसको एक जो है कॉमन पब्लिक किस तरीके से लेती है और वो कॉमन पब्लिक के माइंड में किस तरीके की छवि बनती है। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया होता है हमेशा और बेसिकली यही डिबेटेबल होता है जो अमूमन लॉयर्स करते हैं कोर्ट। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सर्कमस्टेंशियल होती है जो कि केस टू केस भी काफी डिफर करती है। आप इसका कभी तो फिक्स रेकॉर्ड भी बना सकते हो और इसीलिए आज तक कोई भी जजमेंट में ये नहीं है कि बहुत एग्जैक्टली इसका कॉमन मैन है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सही माने भी ये परिभाषा उसकी बात बन जाती है अगर मानहानि की बात की जाए। लेकिन ये केस हम कब कर सकते हैं? कोई तो इसका मापदंड होगा ना कि आखिर मानहानि का केस अगर हम करने जा रहे हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां, किस तरीके का मापदंड होता है? आप एक चीज देखिए कि राइट टू रेपुटेशन जो है वो ना किसी हमारे संविधान में है। इसके अलावा जो भी भारत सरकार ने जो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी जो साइन करे हैं उसमें भी ये सब चीजों का जिक्र है। और तो जो राइट टू रेपुटेशन होती है वो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू राइट जो कि एक फंडामेंटल राइट होते हैं। तो ये उसका बहुत ही अभिन्न अंग होता है। तो अगर दूसरी देखना कि हम किसी हम चीज केस कब कर सकते हैं इसका बहुत इमोशनल एंगल होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट या एक पर्टिकुलर संदेश इत्यादि के द्वारा इसकी रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा हानि हुई है तो वो इस चीज के अगेंस्ट रिपोर्ट ले सकता है उन व्यक्ति के द्वारा या इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट में जिन्होंने जो भी पब्लिकेशन को जिन्होंने पब्लिश किया है। तो दैट वेरी मूवमेंट इज द कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट। बिल्कुल। और यहाँ अगर देखा जाए कौस्तुभ जी, अक्सर ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किस तरीके से अगर मानहानि हो रही है या फिर इस तरह की कोई भी अगर अपमान की बात आती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर किस तरीके से वो इस प्रोसीजर में जाए, यानी कि कानूनी नोटिस की प्रक्रिया उनको समझ में नहीं आती। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर मानहानि का मामला है तो इस बाबत जो कानूनी नोटिस होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? आपको अगर किसी तरीके से मानहानि का केस करना है और आप अगर अपनी कोई रेमेडी है आप उसके केस में कोई क्रिमिनल एक्शन ना लेके आप कोई जो सिविल एक्शन लेना चाहते हैं तो आप उनके केस में फाइल करते हैं सुपर डैमेज, ठीक है। और जो सुपर डैमेज होता है तो उसको अभी स्टार्ट करते हैं लीगल नोटिस और उस लीगल नोटिस में आप जो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो सही है कि नहीं है और जो पब्लिश हुआ है उसकी जो भी उसकी तरह क्षति हुई है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की उस चीज को आपको डिक्शनरी टर्म्स में क्वांटिफाई करना पड़ता है। अब ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, इसमें एक कॉमन आदमी इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में मानहानि का दावा कर रहे हैं तो उस दावे का आपको मूल्य करना पड़ता है कि आप उसको 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख और आप उसको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से मूल्यांकन करते हैं जी। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप लोगों को रेस्टोरेंट चलाते हैं और अगर किसी व्यक्ति ने आपके रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा बुराई करी है और वो एक फेयर क्रिटिसिज्म से 2 कदम आगे जाके मानहानि के लेवल में आ जाता है तो आप अपने रेस्टोरेंट की रेवेन्यू दिखाएंगे कि मेरी इतनी रेवेन्यू हुआ करती है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर के जो प्रॉफिट होते हैं वो दिखाएंगे और आप अपने एक्सपेंसेस दिखाएंगे और आप अपना कस्टमर बेस दिखाएंगे। तो आपको ये सब चीज क्वान्टिफाई करके जो आपको जो भी क्षति हुई है वो आप अपने लीगल नोटिस में स्पेसिफाई करते ऐसी कोर्ट के आगे जाने के पहले ये चीज तो बिल्कुल सामने आना चाहिए कि जो भी हमको क्षति हुई है
वो हमने जो है सामने वाले पार्टी के सामने वाले पार्टी के प्रमुख प्रस्तुत करा है बाय वे ऑफ लीगल नोटिस। हम्म। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीगल नोटिस भेजने के पहले, और बेशक रजिस्टर्ड एडी के थ्रू भेजे तो हमेशा अच्छा होता है। जी, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको सही मायने में सबसे पहले परिस्थितियों को समझना भी होगा कि वो मानहानि की कैटेगरी में आती भी है या नहीं। लेकिन एक बार कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को लेकर खामखा की जो खबरें होती हैं वो देखने को मिलती है, खासतौर पे जो पब्लिक फिगर होते हैं उनको लेकर भी हम देखते हैं कि कई बार उन पर अलग अलग तरीके के आरोप लग जाते हैं। तो अगर ऐसे में मान लीजिए कोई शख्स सामने आता है जो कि ये कहता है कि उस पर झूठा उसका अपमान किया गया है, उसको लेकर उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो अगर झूठा मानहानि का केस है तो फिर क्या करना चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए? अगर हम इनकी बात करें कि वैसे जिसके अगेंस्ट में आपने केस कराया और वो केस बाद में करके झूठा साबित हो जाता है, तो इसमें भी दो तरीके की रेमेडी होती है। एक तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल एक्शन लिया गया है उनकी ड्यूटी कंप्लेंट के बेसिस पे, और आप अगेंस्ट सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठा केस कर दिया मानहानि का, तो बहुत ही बेशक की बात है कि आपने जिसके अगेंस्ट में केस करा है, आपने उसकी भी रेपुटेशन को हानि पहुंचाया है वो झूठा केस करके, तो आपके पास ये दो रेमेडी हमेशा अवेलेबल रहती है। और नाती की मानहानि इन जनरल भी अगर किसी व्यक्ति को झूठे क्रिमिनल केस में फंसाया गया है तो वो इन पर अधिकारियों के भी अगेंस्ट में केस कर सकता है डैमेजेस का और जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। ये बाकी रेमेडीज भी अवेलेबल है। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन, और लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं मानहानि से संबंधित जो मसले होते हैं उनको लेकर कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। और बात करने के लिए अधिवक्ता कौस्तुभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हम आपको बाकायदा टेलीफोन नंबर्स भी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर्स भी दे रहे हैं, जिन्हें आप डायल करके अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है यहाँ पे मानहानि से संबंधित तो वो आप पूछ सकते हैं। कौस्तुभ जी, एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि आखिर जब मानहानि का केस किया जाता है तो आखिर धाराएं कौन सी होती हैं? मानहानि के तहत क्रिमिनल या सिविल केस में से कौन सा केस किया जा सकता है? अभी देखिए अगर आप किसी के लिए क्रिमिनल एक्शन लेना चाहते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के समझ जाके आप जो है कंप्लेंट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करवाते हैं और ये एक क्वासी क्रिमिनल जुडिशियल की तरह होता है कि ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं होता, तो इसमें एफआईआर एट द फर्स्ट इंस्टेंस कभी रजिस्टर नहीं होती जी। यूजुअली जब तक कि मजिस्ट्रेट नहीं ऑर्डर करते हैं तब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। ठीक है, कौस्तुभ जी आप अपना जवाब आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका सवाल सुन लीजिए, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर इस सवाल के जवाब को आप आगे बढ़ाइएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूछिए जल्दी से अपना सवाल। मैडम ये हॉस्पिटल में जॉब करती थी वहाँ पर जी, तो उनकी सैलरी अभी तक आई नहीं है। हाँ, और मार्च अप्रैल की बात है ये वाली, तो अभी तक आई नहीं है। तो वो लोग तो ये ग्राम पंचायत इनकी डाल दी है और ये अपनी लेबर को नहीं दे रहे। ठीक है जी। कौस्तुभ जी, जी उनका सवाल यह है कि जो उनके फैमिली में है कोई जो बाकायदा नौकरी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो सैलरी देते हैं उनके अकाउंट में जरूर डाल दिया गया है, लेकिन वो जो उनके अंडर में काम करते हैं उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनको नहीं मिल पा रही। तो ये बेसिकली कंपनी के अगेंस्ट में कुछ करना चाहते हैं। तो अभी देखिए कि आपके पास ऑलरेडी लेबर कमिश्नर के आगे की रेमेडी अवेलेबल है। आप बेसिकली लेबर कमिश्नर के आगे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप किसी आप इस कंपनी के अगेंस्ट को लिखेंगे तो इसके अगेंस्ट जो कि ग्रे एरिया हो जाता है। एक तरीके से तो आप फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सही बता रहे हैं कंपनी के बारे में। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिफेमेशन का ऑफेंस है उसमें ये डिफेंस अवेलेबल कभी नहीं रहता कि आप जो कह रहे हैं उसमें जो उसमें बेसिकली जो है सच्चाई है। उसमें ये चीज बताना पड़ता है कि आप जो सच्चाई जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है जी। तो आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट कहीं का ला सकते हैं तो बेशक आपके पास अच्छा केस हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया में कंपनी के अगेंस्ट कुछ केस करते हैं तो। अदरवाइज मेरी ये सलाह है कि आप लेबर कमिश्नर के आगे जाएं या सूट फॉर रिकवर फाइल करें
या आजकल तो आईबीसी में भी आप जा सकते हैं इंस्पेक्ट वगैरह अगेंस्ट द कंपनी। बिल्कुल उम्मीद है कि वो सब बिल्कुल उम्मीद है कि मनोज जी की उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आप जो मेरा सवाल था यहाँ पर कि मानहानि के तहत क्रिमिनल या सिविल केस में से कौन सा केस किया जाता है, एक बार उस सवाल का भी जवाब दीजिए ताकि हमारे दर्शक को जी जी इस एंगल पे भी सही तरीके से जानकारी मिल सके। जी। अभी देखिए हमारे पास बहुत तरीके के एग्जांपल्स हैं कि हमने देखे लास्ट 4-5 ईयर्स में बड़े बड़े पॉलिटिकल अगेंस्ट में जो अगेंस्ट सिविल केस भी फाइल हुए हैं, जो कि क्रिमिनल केस भी फाइल हुए हैं। तो ये टोटल एग्री पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे कोई जो है क्रिमिनल रेमेडी परस्यू करते हैं उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस होता है जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो बट अगर आप देते हैं तो बहुत बार कोर्ट जो है फाइन या एक छोटा सा इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड करती है, विच माइट बी अप टू 2 ईयर्स। और एक तो ये रेमेडी है, आपको जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन 2 के अंतर्गत वन आ जाते हैं दूसरी रेमेडी। वो जो दूसरी रेमेडी होती है वो सिविल रेमेडी। आपको जैसे मैंने पहले बताया, आप डैमेजेस जो है क्वांटिफाई करते हैं। आप अगर इंडिविजुअल हैं तो आप आइडिया के बेसिस पे या अपने जो सोशल स्टेटस के बेसिस में एक्सेट्रा जो आप अपनी वर्थ क्वांटिटी बेसिकली आपकी क्या और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से आपने अपने कस्टमर फेस खोए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए आपको जो न्यायालय में जाना पड़ता है, वहाँ आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है। वो एक वाद की तरह ही होता है। हाँ, वाद प्रस्तुत करते हैं, किसान जवाब दावा देता है, डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। आप वो जो है सभी डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड कराते हैं, आप जिसके बेसिस पर या अपने डैमेज को क्वांटिफाई करते हैं। अभी आपने तो न्यूज में भी आया था पहले कि एक प्रधानमंत्री के अगेंस्ट चीजें आई है। तो टोटल आपके अगेंस्ट में कि आप बेसिकली किस तरीके करना चाहते हैं। अदरवाइज कोर्ट के अकॉर्ड करता है, आप चाहे 50 लाख 1 करोड़ जो भी आप अपने जो है क्वान्टिफाई कर पाए तो उसको एविडेंस में भी प्रूफ करना जी। चलिए बिल्कुल, यानी कि ये तरीके हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ शुक्ला जी इस सारी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि बाद दर्शकों को मानहानि से संबंधित केस से संबंधित जो कानूनी दावपेच है उस बाबत काफी जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।